continue with our previous session. We were talking about our rules and regulations of account opening form already printed on every account opening form, which should be discussed one to one, and today we discuss माइनर अकाउंट। माइनर कोई भी पर्सन है वो किसी भी अकाउंट में पैसे जमा करवाना चाहता है, अकाउंट हो, फॉरेन करेंसी हो, लोकल करेंसी हो, तो उसको अकाउंट खोलने के लिए कोई ना कोई गार्डियन की ज़रूरत होती है। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गार्डियन, नेचुरल गार्डियन में सबसे पहले वालिद आता है, फादर, और उसके बाद अगर किसी वजह से कोई वजह बन जाती है कि अगर वालिद अवेलेबल नहीं है तो वालदा के साथ एज पेरेंटल गार्डियन अकाउंट खोला जा सकता है। इसके अलावा अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं माइनर अकाउंट, तो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू अकाउंट खोला जा सकता है। कोर्ट टर्म्स एंड कंडीशन तय करती है कि ये अकाउंट इस नाम से खोला जाएगा, इसका ये गार्डियन होगा, इसकी ये लिमिटेशंस होंगी। और जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो माइनर अकाउंट में उसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ मेजॉरिटी लिखा जाता है। जब वो माइनर डेट ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंच जाता है तो अकाउंट में उसकी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली सीज हो जाती है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे, एसएस कार्ड पे और सिस्टम में जब हम अकाउंट माइनर अकाउंट खोलते हैं तो ये तीनों चीज़ें लिखी जाती हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मेजॉरिटी और गार्डियन कौन है जो उसको अकाउंट को उसके साथ अपडेट कर रहा है। तो जो ही वो 18 ईयर की एज को पहुंचता है एज पर सिस्टम फील्ड इन, तो उसको अकाउंट को सील कर दिया जाता है और वो कस्टमर माइनर अपना अकाउंट अपने शनाख्ती कार्ड के साथ नया अकाउंट खोल लेता है और अमाउंट जो है वो उस अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर या विड्रॉ करके गार्डियन के साथ दूसरे अकाउंट में जो उसका अपना अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये तरीका होता है गार्डियन। और एक बात और ध्यान में रखिएगा जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे, माइनर अकाउंट फॉर्म पे और उसके एसएस कार्ड पे एक स्टैम्प बाकायदा फिक्स की जाती है जिसमें ये लिखा होता है कि मेजर विल ऑपरेट द अकाउंट या गार्डियन विल ऑपरेट द अकाउंट टिल द अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द माइनर, कि जब तक माइनर मेजर नहीं हो जाता उस वक्त तक वो अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। तो ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे और एसएस कार्ड पे इस स्टैम्प का फिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे हम उसका डेट ऑफ मेजॉरिटी और डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं उसके साथ साथ हमें ये स्टैम्प रबर स्टैम्प लगानी ज़रूरी होती है, ड्यूली एक्नॉलेज बाय द गार्डियन ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये तो हो गया माइनर अकाउंट का। इसके बाद अगला स्टेप होता है आपका अकाउंट खुल गया, आपने बैंक में आपको नंबर अलॉट हो गया, आपकी चेकबुक अप्लाई होगी। अब आपने अपने अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। अमाउंट किस तरीके से डिपॉजिट होती है? डिपॉजिट स्लिप पे, जिसको हम पे एंड स्लिप भी कहते हैं, डिपॉजिट स्लिप भी कहलाती है। डिपॉजिट स्लिप में बहुत ही आसान होता है, बहुत से लोग हिचकिचाते हैं इसको फिल करने के लिए, बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये कैसे फिल करनी है। पढ़े लिखे लोग भी ये फिल करने के लिए बालकत हिचकिचा रहे होते हैं। इसको फिल करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको आज बहुत आसान तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे फिल करना है। डिपॉजिट स्लिप लें आप बैंक की, हर बैंक की एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है और तकरीबन वो एक जैसा ही होता है सब बैंकों में। तो उसमें सबसे पहले आपने डेट लिखनी है जिस डेट को आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं। उसके बाद आपका टाइटल आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा। टाइटल वो होगा जिस नाम से आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है। अकाउंट नंबर जो बैंक ने आपको अलॉट किया है वो आपने वहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने नीचे लिख देना है कि आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट जमा करवा रहे हैं, या कोई डिमांड ड्राफ्ट जमा हो रहा है, पे ऑर्डर जमा हो रहा है, या कोई इंस्ट्रूमेंट जमा हो रहा है, ट्रेजरी का चेक जमा हो रहा है, तो वो आप उसको टिक कर देंगे। उसके बाद राइट साइड पे अमाउंट लिखी जाती है इन फिगर्स, और फिर नीचे जाके लेफ़्ट साइड से शुरू करके आप इन वर्ड्स में, उर्दू में या इंग्लिश में जिस तरह चाहे आप इन वर्ड्स भी अमाउंट लिख देते हैं। उसके नीचे आपके सिग्नेचर आ जाते हैं। अगर कस्टमर खुद अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा रहा है तो ये चीज़ें उसके लिए मुकम्मल होगी। अगर कस्टमर की बिहाफ पे कोई और आदमी, थर्ड पर्सन, उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहा है, चेक जमा करवा रहा है, पे ऑर्डर जमा करवा रहा है या कोई और इंस्ट्रूमेंट जमा करवा रहा है, तो वो फिर उसके साइनों से
जमा हो जाएगा, लेकिन उसको और चीज़ें जो साथ लिखनी पड़ती हैं वो ये होता है कि उसका नाम आ जाएगा, उसका CNSE का नंबर आ जाएगा और उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा और CNSE की कापी उसके साथ लग जाएगी। डिपॉजिट इसी तरह होना है कि आपने अगर कैश है तो कैश को टिक कर देना है, अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है वो जमा करवाने के लिए आई हैं तो आपके पास अकाउंट ओपनिंग वो डिपॉजिट स्लिप पे ये चीज़ें मार्क लिखी होती हैं, तो आप उसको टिक कर दें कि आप चेक जमा करवा रहे हैं, कोई और इंस्ट्रूमेंट जमा करवा रहे हैं, पे ऑर्डर जमा करवा रहे हैं, तो आप उसको टिक करें, उसका नंबर लिखें। इंस्ट्रूमेंट का नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद किस बैंक पे ड्रॉन ऑन है वो उसका नाम लिखें, बैंक का नाम लिखें, नाम के साथ साथ बैंक की ब्रांच भी लिख दें तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि बाज़ बात इंस्ट्रूमेंट कोई इधर उधर हो जाए या कोई मसला हो जाए तो आपके पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से वहाँ से ट्रेस कर सकें कि कौन सा चेक था, चेक का नंबर क्या था, कौन से बैंक का चेक था, उसका डेट क्या थी, उसकी अमाउंट क्या थी और कौन सी ब्रांच पे वो ड्रॉन ऑन था। क्योंकि एक ही शहर में 50-50 ब्रांचेस भी होती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाहौर का चेक है या फैसलाबाद का चेक है तो वो कौन सी ब्रांच में ड्रॉन ऑन है। ये चीज़ आप लिख देंगे और उसको बैंक में जमा करवाएंगे। अगर आप कैश जमा करवा रहे हैं तो आप कैश जमा करवाएं काउंटर पे, और हमेशा कोशिश करें कि कैश आपका काउंटर पे जमा हो, किसी और टेबल पे, मैनेजर के टेबल पे, ऑपरेशन मैनेजर के टेबल पे या किसी ऑफिसर के टेबल पे कभी भी आप कैश डिपॉजिट नहीं करवाएं। आप हमेशा काउंटर पे जो स्पेसिफिक पर्सन कैश काउंटर पे बैठा हुआ है उसको जमा करवाएं, वो आपको उसकी रसीद देगा और रसीद पे आप ये तसल्ली कर लें कि कम अज़ कम 2 ऑफिसर के उस रसीद के ऊपर साइन होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आप ये अपनी यकीन दहानी भी कर लें कि आपके अकाउंट में या जिसके अकाउंट में आप पैसे जमा करवा रहे हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, तो ये आपके लिए और बेहतर होता है। बाज़ बात टाइटल ऑफ अकाउंट डिफ़र कर जाता है, अकाउंट नंबर डिफ़र कर जाता है, तो आप अपनी रसीद लेके चले जाते हैं तो बाद में वो ब्रांच ढूंढती रह जाती है कि किसका अकाउंट था, या गलत अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं तो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको वापस आपने हासिल करने के लिए आपको काफ़ी तवज्जो करनी पड़ती है और कुछ अर्सा आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप जो डिपॉजिट स्लिप की कापी आपको दे रहे हैं, फोलियो जो बैंक दे रहा है आपको, या उसकी कार्बन कापी आपको मिल रही है, उसके ऊपर क्या 2 ऑफिसर के साइन हैं, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हैं कैश की शक्ल में अगर है। अगर आप चेक जमा करवा रहे हैं तो आपको चेक जमा का इंस्ट्रूमेंट का दोनों 2 ऑफिसर के साइन आपके पास होना मस्ट है, ताकि कल आपको कोई मसला हो तो आपको मौजूद आपको यकीन हो कि मेरे पास 2 ऑफिसर के बैंक का सिग्नेचर मौजूद है। अगर वो चेक किसी और जगह का चेक है और आपने जमा करवा दिया है, आपने CNSE थर्ड पर्सन के थ्रू जमा करवाया है, CNSE की कापी भी दे दी है, और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात आपकी बायोमेट्रिक भी ज़रूरी हो जाती है। बायोमेट्रिक करवा लेते हैं कि जो बंदा जमा करवाने के लिए आया उसकी बायोमेट्रिक भी अवेलेबल है। इसके बाद आपका अकाउंट में चेक जमा हो गया, वो बैंक के ऑफिसर की ये एक ज़िम्मेदारी है कि वो जो ही आपका इंस्ट्रूमेंट रिसीव करे उसको फौरी तौर पे वो क्रॉस कर दे, बैंक की स्टैंप उसके ऊपर लगा दे, ताकि अगर वो चेक इधर उधर कहीं हो भी जाता है, गुम हो जाता है या कोई मसला होता है, तो कम से कम बैंक की स्टैंप के ऊपर लगी होगी, तो उस बैंक और उस ब्रांच के अलावा उस इंस्ट्रूमेंट को कोई दूसरा आदमी कलेक्ट नहीं कर सकता जब तक वो स्टैंप कैंसिल नहीं की जाएगी। तो इसलिए फौरी तौर पे बैंक ऑफिसर के लिए ये एक ज़िम्मेदारी है कि जो ही वो चेक या इंस्ट्रूमेंट रिसीव करता है कलेक्शन के लिए, तो फौरी तौर पे उस पर क्रॉसिंग की स्टैंप लगा दे ताकि वो महफूज हो जाए। इसके बाद आपने चेक जमा करवा दिए, अब बैंक की ज़िम्मेदारी है कि आपके वो चेक की प्रोसीड्स आपको कलेक्ट करके दे। जिस बैंक का चेक है उस बैंक को वो चेक भिजवाए और वहाँ से आपके कलेक्शन प्रोसीड्स ले और आपके अकाउंट में जमा करवाए। ये बैंक ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है। और अगर वो चेक किसी वजह से क्लियर नहीं होता या मेमो लग जाता है, वापस आ जाता है, तो आप बैंक ऑफिसर की ये ज़िम्मेदारी है कि फौरी तौर पे आपको इन्फॉर्म करें, टेलीफोनिकली इन्फॉर्म कर दे। और उसके बाद अगर आप वो अपना चेक कलेक्ट नहीं करते आप या उसको आप फर्दर इंस्ट्रक्शन इशू नहीं करते, तो बैंक की ज़िम्मेदारी है कि आफ्टर 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के बाद, थर्ड डे को वो चेक को डिस्पैच कर दे आपके गिवन एड्रेस पे। जो बैंक के कार्ड में आपका एड्रेस है उस पर बैंक की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको डिस्पैच कर दे। कोशिश ये करें कि आप अपने चेक कलेक्ट करें, अपने जो रसीद ली हुई है वो वापस दे दें बैंक को और अपना चेक कलेक्ट कर लें। जैसे भी है कोशिश करके कलेक्ट कर लें ताकि कल को कोई इशू ना बढ़े। तो अगर क्लियर हो जाता है तो बैंक प्रोसीज आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। अगर SMS लगा हुआ है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो गई है।
तो ये एक प्रोसीजर होता है, क्लियरिंग का प्रोसीजर होता है, कलेक्शन का प्रोसीजर होता है, जिसके तहत आपके अकाउंट में वो चेक जमा हो जाता है। अगर आपकी ऑनलाइन रिसीट कहीं से आ रही हैं तो वो बैंक की ज़िम्मेदारी है कि आप उसका आपका टाइटल, आपका अकाउंट नंबर और चीज़ें चेक करके आपके अकाउंट में क्रेडिट को कंफर्म करें। ये बैंक ऑफिसर की, जहाँ कहीं भी किसी भी ब्रांच से आपको प्रोसीज जा रही हैं तो बैंक ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है कि वो आपके अकाउंट में टाइटल और अकाउंट नंबर चेक करके, ब्रांच का नेम चेक करके उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट कर देती है और आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। तो लिहाजा इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर अपने जहन में रखिए और हमेशा डिपॉजिट स्लिप महफूज रखें अपने पास जब तक आपका अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट नहीं हो जाती। दैट्स ऑल फॉर टुडे. We shall discuss inshallah in next session about checkbook.